नमस्कार दोस्तों, ये NCERT की की कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है हिस्ट्री की। तो चलिए हर एक फैक्ट तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते चलते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक बुक होती है, उनका कोई तोड़ नहीं है और उनसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो छोटी से लेकर बड़ी तक की एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 8, गांव शहर और व्यापार। गांव शहर और व्यापार। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। ये प्रभाकर है। प्रभाकर पॉलिश करने वाला नहीं है, ये औजार बेचने वाला। लोहे की छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे और प्रभाकर को यह सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। ठीक। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारे रोज़मर्रा की। ठीक है ना। प्रभाकर लोगों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। अपना पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है गांव, शहर और व्यापार। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग 3000 साल पहले शुरू हुआ। लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? 3000 साल पहले। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय में 4 में पढ़ चुके हो। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है कब से? 2500 वर्ष पहले। अध्याय 5 तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। ये है भाई लोहे के उपकरण। जब ये तो खैर ठीक है ना, ये तो कुराड़ी सी लग रही है। ये कुछ पेच वो है, प्लास वगैरह सा है, लेकिन ये क्या है? ये इसका पता नहीं है ये क्या है। दाताड़ी तो नहीं है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम से जाए। औजारों की सूची में क्षेत्रों के नाम चुनो। हंसिया, कुल्हाड़ी और संडसी। जब देख कुल्हाड़ी तो ये रही है ना, और कुल्हाड़ी और हंसिया और संडसी। जब हंसिया कौन सा है? हंसिया ये है। संडसी है ये, संडसी। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज़ करते हो। ये कुल्हाड़ी है ना, कुल्हाड़ी। और ये हंसिया उसको ही कहते हैं, दांतड़े को, या फिर नार काटने का होता है ना उसको, वैसा ही है। और ये वो है संडसी।
कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई अध्याय 5 महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला, आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। खाली स्थानों में लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। राजा को सेना, महल, किले बनवाने के लिए धन चाहिए, है ना। वे किसानों से कर लेते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ा, राजस्व बढ़ा। यह सिंचाई से ही संभव था। वे किसानों से कर लेते हैं। गांवों में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तर इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। इस महाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में 3 तरह के लोग रहते थे। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है भाई। गांवों में कौन रहते? इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। किस महाद्वीप की बात है जब ये? कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। लोहे के औजार और खेती 3000 साल पहले शुरू हुआ। लोहे का प्रयोग। औजारों के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है 2500 वर्ष पहले। गांव, शहर और व्यापार। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेलेला। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेलेला। साधारण हलवाओं को उणवार और भूमिहीन मजदूर दासकेडेसियार और अदमई कहलाते थे। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? वेलेला। साधारण हलवाओं को उणवार और भूमि यानी जिनके पास भूमि नहीं है, मजदूर है, दास है, उनको कडेसियार और अदीमई कहलाते थे। क्वेश्चन क्या देगा बताइए। तमिल में फिर दक्षिण में भूमिहीन मजदूरों को क्या कहा जाता था? जब बेलेला है ना, ये तो है बड़े भूस्वामी जमींदार वगैरह। और साधारण हलवाओं को उणवार, कोई दिक्कत नहीं है, उणवार। और भूमिहीन मजदूर को दास केडेसियार और अदमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण
प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। एक मिनट। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें स्वतंत्र कृषकों को क्या कहते थे? गृहपति, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में ग्राम भोजक गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। फिर अन्य सबसे बड़े भूस्वामी को वेलेल्ला, साधारण हलवाहों, उड़वार, भूमिहीन मजदूर, दास, कडेसियार और अधिमई कहलाते थे। आगे चलते हैं। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल शाही। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुदुरै देखो मानचित्र 7 पृष्ठ 89 के कवियों ने सम्मेलन में इनका संकलन किया था। गांव में रहने वालों ने जिन तमिल नामों को उल्लेख यहाँ किया गया वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। संगम साहित्य में पाए जाते हैं। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुद्रे देखो माचे 7 पृष्ठ 89 के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों को उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। आई बात समझ में? संगम साहित्य में। तमिल नामों का संगम साहित्य में पाए जाते हैं। सिक्के। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले, हजारों। सबसे पुराना आहत सिक्के थे। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पुराने सिक्कों को कहा गया आहत, जो करीब 500 साल चले। इनका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर, चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत मतलब आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। शायद दबा के कुछ चीज़ से, जैसे कि कोई ये सिक्का है, अब इस पर कोई ठोस चीज़ है, यहाँ पर कोई मोहर वगैरह सी है, उस पर दागने को ही मान सकते हैं अपना हाथ, जिससे ये सिक्का बन जाता था। हैं, ऐसे मान सकते हैं क्या? ये देखिए, ये अलग चित्र है ना, ये अलग है, ये अलग है। अब ये ऊंचा ऊंचा सा हो रहा है ना, तो ये वही है, ये आहत। ये प्लेन है, ये नरम होगा। ये जैसे कि सोने का है तो ये बनाते हैं ना भट्टी वगैरह में या फिर मुद्रणशाला में, जब ये नरम होगा तो इस पर दाग दे दाग, जैसे कि प्लास्टर वगैरह नहीं होती सीमेंट का, वो नरम होता है, उस पर अपन अगर कुछ लिख देते हैं ना तो काफ़ी कोशिश कर लो वो फिर भी वो छूटता नहीं, और वो नाम हमेशा के लिए लिखा जा सकता है, लिखा आ जाता है। वही सिस्टम है। और काफ़ी लिखेंगे वो यहाँ पे नाम। ये देखिए, ये पुराना है, ये बना हुआ है, ये शायद दूसरी साइड से होगा ये सिक्के। आज सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से आ गया ना यार, ऐसे अपना हल्के में ले रहे हो यार, तुम जानते हैं अपना, ऐसे नहीं है कि भाई जानते नहीं है, चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए।
ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। सफ़ेद धान यानी कि चावल। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाएं। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। सन्नाटा। पहले मोबाइल, टीवी ये कुछ नहीं था, तो आपस में इंसान बोलते बतलाते थे, मिल मिल के रहते थे, क्योंकि मनोरंजन का जरिया सिर्फ इंसान ही थे, जानवर ही थे। यहाँ पर अपनी खेती बाड़ी, ये तो है नहीं कि चल भाई मोबाइल चला के, चल यूट्यूब चला के टाइम पास कर ली, नहीं, सब चीज़ ऑफलाइन, कुछ नहीं था। समुद्र किनारे वहाँ हैं व्यापारी किस चीज़ से इसका विनिमय करते हैं, वे किस तरह यात्रा कर रहे हैं। विनिमय यानी अदला बदली। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा। मानचित्र 7 पृष्ठ 89 को देखो। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, मथुरा, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था मथुरा। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। कुषाणों की। दूसरी राजधानी बनी, इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी, इसके बाद तुम आगे पढ़ो। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। बौद्ध विहार और जैन मंदिर। ये बताइए 2000 साल पहले कुषाणों की राजधानी बनी थी मथुरा। यहाँ पर 2000 साल पहले मथुरा किन की राजधानी बनी थी? कुषाणों की। एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं और अब भी है भाई साहब, कृष्ण भक्ति का केंद्र है। आमतौर पर यह सचिव अभिलेख है जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान को लेकर करते हैं। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के लेख मिलते हैं। सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों, इत्र बनाने वालों के लेख मिलते हैं। मथुरा के लोगों के व्यवसायों की एक सूची बनाओ। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। शिल्प तथा शिल्पकार। प्रस्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। उत्तरी काले चमकीले पात्र, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चलता है। कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तरी काले चमकीले पात्र कहाँ से मिले हैं? ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों का अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है। कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुषों दोनों काम करते थे। उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरै।
उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। किसके थे? ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है? मदुरै क्यों प्रसिद्ध था? कपड़ों का उत्पादन। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। श्रेणी, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। श्रेणी कहते थे। श्रेणी। शिल्पकारियों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का विवरण करना था। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना। श्रेणी। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। श्रेणियों का काम। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ को कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। ठीक है ना। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ को कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। उत्तरी काले चमकीले पात्र NPPW NBPW उत्तरी काले चमकीले पात्र। आंसर नॉर्थ। बी से ब्लैक है। पी से पता नहीं, वाइट। चमकीले पात्र। उत्तरी काले चमके पात्र, चमके हैं। उत्तरी काले चमके पात्र NBPW। ये कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार वाली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों की भट्टियों पर उच्च तापमान पर रखते थे। इसके परिणामस्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। पतली काली लेप जैसी चमक प्रदान करता था। सूत कातने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र को उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की आवश्यकता प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। सूत कातने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र को उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष अधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन पेड़ों की छाल है ना, ऊन
पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, पटुआ मतलब पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में, विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की आवश्यक अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं, अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को बेचकर कच्चे माल को मंगवा सकती है और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। प्राचीन काल से चली आ रही है व्यवस्था। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थी, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है और इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। काफ़ी कठोर व्यवस्था थी भाई। उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। क्या काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किलें झेलनी पड़ती थी? काम करने के दौरान सूक्ष्म निरीक्षण, अरिका मेंढू, ये क्वेश्चन आ चुका है। अरिका मेंढू, मानचित्र 7 पृष्ठ 89 में अरिका मेंढू पेंडुचूरी में ढूंढो। मानचित्र 7 पृष्ठ 89, 89 का काफ़ी बार उल्लेख आ चुका है भाई। 89 पृष्ठ 89, 89, 89 वो दूसरे में था यार, और जो पाठ गया था ना उसमें था ये चित्र, वो नक्शा था। सूक्ष्म निरीक्षण, अरिका मेंढू, पृष्ठ 89, 80 है ये, है ना? 89 है क्या इसमें? 84, अगला पाठ का है 89। सूक्ष्म निरीक्षण, अरिका मेंढू, मानचित्र 7 पृष्ठ 89 में अरिका मेंढू पुडुचेरी में ढूंढो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेंढू एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। अब यह आ गया, बताइए एम्फोरा क्या है? एम्फोरा, इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। जब देख, एक तो है एम्फोरा। एम्फोरा किसे कहते हैं? यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संबद्ध गोदाम हो। यहाँ भूमध्य सागर क्षेत्र एम्फोरा जैसे पात्र मिले जिनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही है एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। एम्फोरा की तो बात समझ में आती है, लेकिन ये एरेटाइन नहीं पड़ा भाई। एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है।
इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। एरेटाइन, गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्धबहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य की सूची बनाओ। सुनो मेरी बात। सूक्ष्म निरीक्षण अर्कामेंडू। जब एक तो है एम्फोरा। एम्फोरा क्या था? पात्र था। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। और एक है एरेटाइन। आ सकता है यहाँ से एरेटाइन। 2200 से 1900। एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं। रोमन लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य की सूची बनाओ। एरेटाइन 2200 से 1900। एम्फोरा। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन लिखो है इन पे। अभिलेखित का मतलब यही है। कौन सी भाषा है पता नहीं भाई। ये तो उल्टा ये है, ये उल्टा है और ये भी उल्टा ये है। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। तमिल ब्राह्मी। एरेटाइन। एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण। बेडीगाजा, भरूच का यूनानी नाम की कहानी। ये क्वेश्चन आया था ना। बेडीगाजा किसका नाम था? भरूच का। या फिर एक ये आया था कि अरिकामेंडू स्थित है। अरिकामेंडू पंडुचेरी में। पंडुचेरी में। एक यूनानी द्वारा दिया गया विवरण। बेडीगाजा, भरूच का यूनानी नाम की कहानी। एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण। बेडीगाजा, भरूच का यूनानी नाम की कहानी।
बेड़ी गाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेड़ी गाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन पत्थर होता है, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। क्वेश्चन आएगा, भाई बताइए किसका तो आयात होता था, किसका निर्यात होता था। जब आयात में है शराब, बेड़ी गाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंग, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी के सिक्कों का आयात होता है। ये तो लेते थे अपन। और जड़ी बूटियाँ, हाथीदांत, गोमेद, कालीन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात बेचते थे। भरूच का यूनानी नाम बेड़ी गाजा। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इसमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार। बेड़ी गाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। तो ऐसी चीज़ें बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी आयात खरीदते थे। और निर्यात जड़ी बूटियाँ, हाथीदांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र। व्यापार और व्यापारी। तुमने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन खासतौर से इनकी कटोरियों तथा थालियाँ इस उपाधि के अन्य प्रस्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च और कीमती पत्थर। काली मिर्च का पता है, लेकिन कीमती पत्थर का नहीं है कि भाई दक्षिण कीमती पत्थरों के लिए प्राचीन काल में प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से, ये आ चुका है क्वेश्चन। प्राचीन काल में काला सोना किसे कहा गया है? काली मिर्च। काली मिर्च बुलाते थे। व्यापारी इन मसालों को समुद्री जहाज़ों, सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक, सुन मेरी बात, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च, सोना, मसाले और काली मिर्च, लेकिन कीमती पत्थरों की बात आ रही है। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन मसालों को समुद्री जहाज़ों, सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। क्या तुम बता सकती हो कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुँचे होंगे? व्यापार से जुड़ी एक कविता। व्यापार के प्रमाण हमें संगम की कविताओं में भी मिलते हैं। निचले की कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले मान का वर्णन मिलता है। पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। पुहार कौन सी साइड था ये पुहार पत्तन? पूर्वी साइड या फिर पश्चिमी साइड? समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती, पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन, दुर्लभ कीमती आयात। म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन, दुर्लभ कीमती आयात। कविता में उल्लिखित चीज़ों की एक सूची बनाओ। क्या तुम बता सकती हो कि इन चीज़ों का उपयोग किस लिए किया जाता होगा?
देख के गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण भारत से चंदन की लकड़ियाँ, समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेतर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन, और दुर्लभ कीमती आयात, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन। कवितम मूल्य की चीज़ों की एक सूची बनाओ। क्या तुम बता सकते हो कि इन चीज़ों का उपयोग किस लिए किया जाता होगा? व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहुंचना चाहते थे, जो दक्षिण में पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्री तटों से लगे राज्य, समुद्री तटों से लगे राज्य, कोई दिक्कत? समुद्री तटों से लगे राज्य, व्यापार से जुड़ी एक कविता। दक्षिणी भारत सोना, मसाले, खासतौर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों। काली मिर्च को तो जानते हैं भाई, मसाले के भी लिए सोना, लेकिन कीमती पत्थर के भी लिए प्रसिद्ध था दक्षिण। बेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम की कहानी। बेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम है बेरीगाजा। एरेटाइन, एम्फोरा जैसे पात्र जिनमें शराब तथा तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे, इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। एरेटाइन क्या है? तो देखो वो एक लाइन बस बताइए, एरेटाइन क्या है? मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन। इन्हें इटली के एक शहर के नाम एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। सूत कातने और बुनने के नियम, शिल्प तथा शिल्पकार, नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र, विनिमय के अन्य साधन, आहत सिक्के 2300 साल पहले, मुद्रई। गांवों में कौन रहते थे? कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, सिंचाई। आगे चलते हैं। समुद्र तटों में लगे राज्य, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक के मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका तथा अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, जो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। दक्षिण पश्चिम मानसून, इन लंबी यात्राओं के मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। इन लंबी यात्राओं के लिए
व्यापार से जुड़ी एक कविता। गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए कायदेन, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन, दुर्लभ कीमती आयात, समुद्री तटों से लगे राज्य, समुद्री तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदियों के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सहारे और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। मूवेंदार, मूवेंदार मतलब यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया हैं। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता है। ये चोल, चेर, पांड्य, मांचल सात नवासी, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। अब वो ये पूछेगा, ये बताइए चोल, चेर तथा पांड्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है कविताओं में? मूवेंदार, मूवेंदार यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता है। ये चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। एक तरफ 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। इस तरह, एक मिनट, संगम कविता में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। मूवेंदार यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता है। ये चोल, चेर, पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तनपुहाड़ या कावेरीपट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। एक चोलों का पत्तनपुहाड़, चोलों के पत्तन का नाम क्या था? पुहार या कावेरीपट्टनम। माने कावेरीपट्टनम बोल रहे या पुहार बोल रहे, एक ही बात है। किनका था ये? चोलों का। और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। मदुरई किनकी राजधानी थी? पांड्यों की। पांड्यों की राजधानी मदुरई, मदुरई। और चोलों का पत्तनपुहाड़ कावेरीपट्टनम। ये तो इधर है, पूर्वी तट पे है कावेरीपट्टनम तो, और देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक चोलों का पत्तनपुहाड़ या कावेरीपट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों को नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांटते थे। दोबारा देख, मूवेंदार का प्रयोग किया गया है। चोल, चेर तथा पांड्य, चोल, चेर तथा पांड्य करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने छोटे छोटे सत्ता केंद्र थे। इनमें एक तटीय हिस्से में, दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। एक तरफ 6 केंद्रों में से 2 महत्वपूर्ण थे। 6 में से 2। एक चोलों का पत्तनपुहाड़ या कावेरीपट्टनम, चोलों का पुहाड़ या कावेरीपट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। एक चोलों का पत्तनपुहाड़ या कावेरीपट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। एक चोलों का पत्तन
बताइए चोलों के पत्तन का नाम क्या था? पोहार। यहाँ पर कावेरी पट्टनम। दूसरा, पांड्यों की राजधानी मदुरई। चोलों का पतन पोहार या कावेरी पट्टनम। दूसरा, पांड्यों की राजधानी मदुरई। चोलों का पतन पोहार और पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। इनमें संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत 5 से 7 पृष्ठनवासी सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। क्वेश्चन फंसेगा यहाँ से। देख, मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया है। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है, चोल, चेर, पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं ने अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तो चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टनम और दूसरा था पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे कि भाई तुम नियमित कर मत दो हमको, तुम तो उपहार दे दो, वही काफ़ी है। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविता लिखी है जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके अलावा 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत 5 से 7 पृष्ठनवासी सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी था। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। देख, सातवाहन है ना, सातवाहन सातकर्णी, उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेखों से पता चलता है। गौतमी बलश्री, ये बताइए, वैसे नाम से ही पता चल रहा है ना कि भाई सातकर्णी, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की माता जी का नाम क्या था? गौतमी बलश्री। लेकिन भाई वो गौतमी तो लगा देगा सब में, ये इससे कंफ्यूज करेगा। वलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवां शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते हैं। ये दक्षिण पथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। जब पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी, क्या तुम बता सकती हो कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों रखना चाहता था? रेशम मार्ग और कुषाण। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर रास्ता कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले वे शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों का आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। ये करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर, मथुरा इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। दोबारा से देख भाई,
रेशम, मार्ग और कुषाण की बात आ रही है ना। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर भी यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर भी यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। पेशावर और मथुरा। तक्षशिला बताइए कि इनके राज्य में तक्षशिला किनके राज्य का हिस्सा था? कुषाणों का, मुगलों का, शकों का, मंगोलों का। कुषाण मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहानों के पत्तन तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचा। मध्य एशिया मतलब इधर मंगोलिया साइड, चीन है ना, रूस, मध्य एशिया, मंगोल साइड, वहाँ से जैसे यहाँ मध्य एशिया इधर भारत से ऊपर है ना, यहाँ सिंधु नदी है ना, यहाँ के पत्तनों के मध्य, ये पत्तनों तक ये समुद्र तट राखल है। जब यहाँ से इधर जाता था अरब साइड। कल्पना करो तुम्हारे पास कोई पांडुलिपि है जिसे एक चीनी या तीर्थयात्री अपने साथ ले जाना चाहता है। उसके साथ अपनी बातचीत का वर्णन करो। खाली जगहों को भरो। तमिल में बड़े भूस्वामी को भूलल्ला आया तो था नाम यार कहते हैं। ग्राम भोजकों की जमीन पर प्राय ग्राम भोजकों द्वारा खेती की जाती थी। तमिल में हलवाई को अधिकांश गृहपति, तमिल में बड़े भूस्वामी को। एरिया देख, वेलेल्ला बड़े स्वामी वेलेल्ला साधारण हलवा को उणबार, भूमिन मधुर तथा दास कैडेसियार और उद्यमी कहलाते थे। भूमिन मधुर, कैडेसियार, दास, आदमी कहलाते थे।
देश के गांवों का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः उनकी जमीन पर उनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे जिन्हें गृहपति कहते थे। स्वतंत्र इनमें दास कर्मक्रम आते थे जिन्हें दूसरों की जमीनों पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बड़ी तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। तमिल में बड़े स्वामी को अनुभव आया था भी पढ़ लिया। ग्राम भोजों की जमीन पर दास और भूस्वामी द्वारा खेती की जाती थी। दास और नौकरों द्वारा, दास और कृषकों द्वारा कुछ ऐसे है। तमिल में हलवाए को आया था भी एक साथ ही। ये सब अधिकांश गृहपति स्वतंत्र भूस्वामी होते थे। गृहपति ग्राम भोजकों के काम बताओ, वे शक्तिशाली क्यों थे? गांवों तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। व्यापार तथा व्यापारिक रास्ते के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते हैं? सही जवाब ढूंढो। आज सिक्के, चांदी, सोना, टिन हाथी दांत के बने होते थे। आहत सिक्के, चांदी कर दें? आ गया ना, क्या शानदार क्वेश्चन है। आहत सिक्के, चांदी, आहत सिक्के, आहत सिक्के। ये साइड में देख, एरिया आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, कभी कभी वर्णाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलाकारों से बनाए जाते थे। आई बात समझ में? धातु है। इन जगहों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाते। धातु की बात आ रही है, सोना वोना चांदी कुछ नहीं है। आई समझ में? ऐसे आते हैं क्वेश्चन भाई। टेन है जब तो सब गलत है, ओनली 10। मात्रा महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आ चुका है। धार्मिक केंद्र, श्रेणी, श्रेणी, श्रेणी शिल्पकारों, पशुपालकों का संघ होता था, कृषकों का शासकों। श्रेणी देख ले, श्रेणी को भी। श्रेणी व्यापार और व्यापारी है ना। श्रेणी जिन्हें श्रेणी कहते हैं। शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। शिल्पकारों, शिल्पकारों, शिल्पकारों। प्रश्न 75 पर दिखाए गए लोहे के औजार पर कौन खेती के लिए महत्वपूर्ण होंगे?
अन्य औजार किस काम में आते होंगे? अपने शहर की जल निकासी व्यवस्था की तुलना तुम उन शहरों की व्यवस्था से करो जिनके बारे में तुमने पढ़ा है। इनमें तुमने क्या क्या समानता है, अंतर दिखाई दिए? अगर तुमने किसी शिल्पकार को काम करते देखा है तो कुछ वाक्यों में उसका वर्णन करो। संकेत: उन्हें कच्चा माल कहाँ से मिलता है, किस तरह के औजार का प्रयोग करते हैं, तैयार माल का क्या होता है आदि। कच्चा माल कहाँ से मिलता है, किस तरह के औजारों का प्रयोग करते हैं, तैयार माल का क्या होता है आदि। अपने शहर या गांव के लोगों के कार्यों की एक सूची बनाओ। मथुरा में किए जाने वाले कार्यों से ये कितने समान और कितने भिन्न हैं। तुम बाजार से क्या क्या सामान खरीदती हो, उनकी एक सूची बनाओ। बताओ कि तुम जिस शहर या गांव में रहती हो वहाँ उनमें से कौन सी चीज़ें बनी थी और किन चीज़ों को व्यापारी बाहर से लाए थे। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी। नहर आज से के करीब 2500 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी। नगर आज से के करीब 2500 साल पहले। आज सिक्के धातु के बने होते थे भाई, कहीं सोना चांदी कर दे, ध्यान रखियो। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब 2300 साल पहले। 2300 साल पहले। अरिक्का मेंढू का पतन करीब 2200 तथा 1900 साल पहले। रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले। चोल चेहरे तथा पांडे लगभग 2300 साल पूर्व। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले। रोमन साम्राज्य में कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले। पासियन का भारत आगमन लगभग 1600 वर्ष पहले। स्वयंसांग की भारत यात्रा अपार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले। करीब 3000 साल पहले। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी है ना, आज से के करीब 2500 साल पहले। इसके बाद में संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब 2300 साल पहले। 2300। अगर वो पूछना चाहे ना तो पूछ सकता है, बताइए निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक कि भाई उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत, ऐसे और इधर संदेह देगा। जब 3000, 2500, फिर 2300 संगम साहित्य, फिर अरिक्का मेंढू का पतन 2200 से 1900 साल पहले। रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले। चोल चेर तथा पांडे लगभग 2300 साल पूर्व। 2300। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले। 1900 साल पहले। कैसे कनिष्क कैसे कुषाण, कोई दिक्कत नहीं। पासियन का भारत आगमन लगभग 1600 वर्ष पहले। हैंसुआंग की भारत यात्रा अपार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले।
स्वांग, यहाँ पर हैंसवांग, एक ही बात है ना। हैंसवांग की भारतीय था अपार की स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले। 1400 साल पहले। 1400 साल पहले। पासियन का भारत आगमन लगभग 1600 वर्ष पहले। फिर से देख, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आज से के करीब 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब 2300 साल पहले। अरिकामेंडू का वतन 2200 से 1900 साल पहले। अरिकामेंडू अरिकामेंडू रेशम बनाने की कला की खोज 7000 साल पहले। चोल, चेर तथा पांड्य 2300 साल पहले। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग 2000 साल पहले। 2000 कुषाण शासक कनिष्क 1900 साल पहले। फासियन का भारत आगमन 1600 साल पहले। हैंसवांग की भारतीय यात्रा पार की स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले। हैंसवांग पहले आया था, यहाँ पर पासियन पासियन पहले आया था, हैंसवांग बाद में। स्वांग, हैंसवांग को स्वांग भी बोलते हैं। ये पार्ट था भाई, एक क्वेश्चन आएगा इस पक्का। देख, आहत सिक्के 10। भाई धातु के बने हुए थे, घुमा के दिया है। उपयोगी शब्द लोहा, सिंचाई, संगम, पत्तन, श्रेणी, व्यापारी, रेशम मार्ग। समुद्री तटों से लगे राज्य। व्यापार से जुड़ी एक कविता। व्यापार और व्यापारी। एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण। बेड़ी गाजा भरूच का यूनानी नाम की कहानी। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेंडू। सूत कातने और बुनने के नियम। उत्तरी काले चमकीले पात्र। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। पुरातात्विकों के तहत इस युग के 1000 सिक्के मिले। सबसे पुराने हाथ सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इनका चित्र नीचे दिया। चांदी या तांबे के सिक्कों और विभिन्न आरतियों को आहत कर बनाए जाने का इन्हें हाथ सिक्के कहा गया। चांदी या तांबे, चांदी या तांबे, चांदी या तांबे, चांदी या तांबे। और यहाँ दे रखा है धातु। चांदी और तांबे भी दे रखा है भाई। चांदी, तांबे, धातु। गृहपति। दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करने अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। बड़े भूस्वामियों को वेल्लाला, साधारण हड़प्पा को उणवार, भूमिहीन मजदूर दास केडेसियार और अधिमई। भूमिहीन मजदूर तो है कडेसियार, भूमिहीन मजदूर और दास कडेसियार। और अतमई, अधिमई, अधिमई।
चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।